सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के विषय में। समझेंगे ये त्रिपुरा लैंड क्या है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड क्या है, इसकी मांग क्यों हो रही है, ये क्यों चर्चा में बना हुआ है, इस मांग से कौन कौन सी चुनौतियां सामने आएंगी, ये भी हम समझेंगे। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे क्वाड के विषय में। समझेंगे क्वाड क्या है, क्यों चर्चा में बना हुआ है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के अपने टॉपिक पर। इससे पहले कि हम मिनट्स पर बात करें, अर्थात टेक्स्ट पर बात करें, हमें थोड़ा मैप का सहारा लेना होगा। फिर से देखिए, यहां पर आपको दिखाया गया है अपना प्यारा इंडिया। यहां पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह एक छोटा सा आपको यहां पर राज्य है, जिसकी बाउंड्री, मैक्सिमम बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। आप देखिए यहां पर आपको बांग्लादेश वाला क्षेत्र दिखाया गया है, और यह देखिए इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से बांग्लादेश की उपस्थिति है, और यह आपका एक छोटा सा राज्य है त्रिपुरा लैंड। लेकिन कहा जा रहा है कि अब क्या करो, इसमें भी एक राज्य बनाओ, और इसी की मांग लंबे समय से उठ रही है। जी हां, यह कोई आज की मांग नहीं है, लेकिन जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग है यह नई है। इससे पहले जो मांग होती थी वह त्रिपुरा लैंड की होती थी। सभी चीजों को बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से हमें इस चीज को एक एक करके समझना है, आगे बढ़ना। अब ये जो त्रिपुरा को आप देख रहे हैं, इसकी बाउंड्री जैसा कि हमने बताया 3 डायरेक्शन से बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। उसके बाद ये जो असम वाला क्षेत्र है, मिजोरम वाला क्षेत्र, इसके साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। अब ये जो आपको नॉर्थ ईस्ट का पूरा क्षेत्र है, आपको पता है कि हर राज्य में कई ऐसे समूह हैं, संगठन है या राजनीतिक दल हैं, जो कि यह चाहते हैं कि जो ये क्षेत्र है इनमें विभाजन किया जाए और छोटे छोटे राज्य बनाए जाए। चाहे हम नागालैंड की बात करें, चाहे मणिपुर की बात करें, चाहे असम की बात करें, हर जगह आपको एक जो कंडीशन है देखने को मिलेगी। ऐसे में हमें समझना होगा कि आखिर यह ग्रेटर जो त्रिपुरा लैंड की मांग है यह कितनी तार्किक है। उसके बाद यह जो आपको त्रिपुरा का मैप है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसको देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा मिजोरम, इधर असम दिखाई देगा, इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी है, इधर भी है। अब इसको अगर आप देख रहे हैं तो यह 4 मेन एरियाज हैं, और इनको 8 जिलों में डिवाइड किया गया है। ये देखिए, आपको साउथ त्रिपुरा वाला क्षेत्र दिखाया गया है, एक गोमती वाला क्षेत्र दिखाया गया है, वेस्ट त्रिपुरा वाला क्षेत्र दिखाया गया है। बस यह समझिए, यह जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में, अधिकांश क्षेत्रों में क्या है, आपको जो स्वायत्त जिला परिषदें होती हैं, जिनको आपने 6वीं अनुसूची में पढ़ा होगा, उनकी स्थापना यहां पर की गई। आगे मैं समझाऊंगा क्या है। कुल मिलाकर यह जो क्षेत्र है, यह जो त्रिपुरा का आप क्षेत्र देख रहे हैं, इसी में से एक हिस्से को क्या कहा गया है कि आप अलग करके इसको एक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का क्षेत्र बनाइए। समझते हैं कि आखिर क्यों कहा गया, क्या चीज है। उससे पहले हमें त्रिपुरा के विषय में कुछ बेसिक चीजों को समझना होगा। कई बार जो परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जो टॉपिक चर्चा में रहता है, डायरेक्ट उससे नहीं, उससे जुड़े हुए तथ्य से पूछे जाते हैं। इसीलिए मेरा प्रयास यह रहता है कि जो भी मैं चीजें बताऊं, थोड़ा बेसिक से बताऊं, जिससे कहीं से भी प्रश्न बने तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें, या उस पर अगर आपको लिखना है तो आप जो है कि 50 शब्द से लेकर 500 शब्द भी आप उस पर लिख सकें। खैर, त्रिपुरा उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित भारत का एक राज्य है। इसका जो क्षेत्रफल है काफी कम है, जो कि 10,492 वर्ग किलोमीटर है। ये 3 तरफ से, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण में बांग्लादेश से गिरा है, जबकि पूर्व में असम और मिजोरम के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। इसका जो टोटल एरिया का जो बाउंड्री वाला क्षेत्र है, अर्थात जो बाउंड्री का टोटल क्षेत्र है, उसका 84% जो बाउंड्री है वह अंतर्राष्ट्रीय है, अर्थात वह सीमा किससे लगती है, वह लगती है जो है कि बांग्लादेश के साथ।
इसकी टोटल जो बाउंड्री है वह है 856 किलोमीटर और इसमें से 84% जो बाउंड्री शेयर होती है बांग्लादेश के साथ होती है और असम के साथ इसकी जो बाउंड्री है 53 किलोमीटर की है। मिजोरम के साथ इसकी जो बाउंड्री है 106 किलोमीटर की है। यह जो राज्य है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के माध्यम से पूरे देश से जुड़ा हुआ है। यह राजमार्ग त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल को जोड़ने का प्रयास करता है। अब इसी तरह से यह जो इसकी कनेक्टिविटी है बहुत तो बेहतर नहीं है, लेकिन अभी भी यह जुड़ा हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जो जनसंख्या है यहां पर आपको लिखी है। त्रिपुरा को 8 जिलों में बांटा गया है और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत विशेष राज्य का दर्जा एक प्रदान करते हुए यहां पर जो स्वायत्त जिला परिषद हैं उनका गठन किया गया। अब ये जो स्वायत्त जिला परिषद वह क्षेत्र होते हैं जहां पर जो चुनाव होते हैं और इन चुनावों में जो लोग चुन कर आते हैं वह एक परिषद बनाते हैं और यह परिषद क्या करती है कि वह जो क्षेत्र है जहां पर यह स्वायत्त जिला परिषद का अधिकार क्षेत्र होता है वहां के संसाधनों के दोहन, वहां के नियम, अर्थात जो जनजातीय क्षेत्र हैं उन जनजातीय क्षेत्रों में किस प्रकार के कार्य होंगे, किस प्रकार के कानून होंगे, इस प्रकार की व्यवस्था करती। आपने देखा होगा कि इनको कई तरह की विधायी शक्तियां भी प्राप्त हैं, कई तरह की प्रशासनिक शक्तियां। उद्देश्य यह है कि यहाँ पर जहाँ पर ये स्वायत्त जिला परिषद है वहाँ पर कुछ जनजातियाँ रहती हैं, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और इसी के कारण अगर कोई ऐसा नियम बनाया जाता है चाहे राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा या फिर किसी अन्य जो है कि संगठन के द्वारा, तो उन नियमों पर यह लगाम लगा सकती हैं, देख सकती हैं क्या इससे कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ अगर कोई ऐसी विकास की परियोजना जिससे यहाँ का जो पूरा डेमोग्राफी है, जो यहाँ का जो सामाजिक और सांस्कृतिक एक जुड़ाव है उसमें अलगाव पैदा हो सकता है, तो भी इसको ये रेगुलेट करते हैं। कुल मिलाकर स्वायत्त जिला परिषदों की जो भूमिका है काफी महत्वपूर्ण है और यहां पर भी क्या किया गया है, स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया गया। ये जो स्वायत्त जिला परिषद हैं इनके पास राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 68% भाग है और इस स्वायत्त जिला परिषद वाले क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा कि 1/3 लगभग जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। अर्थात यह अगर देखा जाए तो त्रिपुरा के बड़े हिस्से पर अपना जो है कि अधिकार रखते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि पहले से उनको काफी ज्यादा स्वायत्तता मिली हुई है, वह स्वायत्तता से बढ़कर वह राज्य की मांग करेंगे, तो आप प्रश्न उठाएंगे कि क्या ये जो स्वायत्त जिला परिषद का उनको अधिकार दिया गया है, इसके तहत जो उनको कई तरह के छूट दी गई है, रियायतें दी गई हैं, कई तरह के विशेष अधिकार दिए, क्या वह कम है? तो इसके लिए आपको समझना होगा पहले 6वीं अनुसूची, जिसको मैं समझाने नहीं जा रहा हूं। मुझे पता है कि आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा होगा, काफी जो है कि फ्लेक्सिबल है और साथ ही साथ कई तरह के अधिकार उससे प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर आपको मैंने यह बताने के लिए सभी चीजें बताई कि इसका बहुत बड़ा एरिया पहले से ही स्वायत्त जिला परिषद का भाग है। यहाँ का जो जनसंख्या वितरण है, जैसा कि मैंने बताया 68% एरिया पर 1/3 जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ का जो जनसंख्या वितरण है और जो इसका भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा से विवादों में रहा। कारण यह है कि आजादी के बाद से ही जो जनजातियों और गैर जनजातियों में अर्थात जो बाहर से लोग आए, जो जनजाति नहीं है, जो मैदानी क्षेत्र के या कहीं अन्य क्षेत्र के हैं, उनमें एक संघर्ष देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर जनजाति समुदाय हैं वह उनका कहना है और उनके आंकड़े भी ये बताते हैं कि उनका क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है, अर्थात राज्य के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में उनको जाना पड़ा है और जिसके कारण उनकी जो आबादी है वो घटी है। स्वाभाविक है अगर उनको जो स्वायत्त जिला परिषद है उसके तहत अधिकार मिले हैं, बावजूद उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, मांग करेंगे। फिर आप कहेंगे सर मैं दोनों तरह की बात कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि आपसे मैं यह जानने का प्रयास करूं कि आखिर आप इस कंडीशन में क्या निर्णय लेंगे। यही प्रश्न आपसे जो है कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर हमने 2 कंडीशन समझा। पहली कंडीशन तो ये कि यहाँ पर के जो क्षेत्र हैं उसमें से अभी काफी स्वायत्तता मिली हुई है, लेकिन उस स्वायत्तता के बावजूद यहाँ के जो जनजातीय मुद्दे हैं उनका समाधान नहीं हो पाया। तो कुछ और चीजों को समझते हुए फिर आगे बढ़ते हैं।
आपको पता है कि यहाँ पर आज़ादी के बाद से ही इस चीज़ का हमने जिक्र किया कि जनजातीय और गैर जनजातीय का मुद्दा बना हुआ, लेकिन इसी बीच एक और घटना घटती है। वह होती है 1971 में, जब बांग्लादेश में कई तरह के उथल पुथल होते हैं। आपको पता है कि बांग्लादेश अस्तित्व में आता है, जो कि उस समय तक पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था। अब हुआ क्या है कि इस समय बड़ी संख्या में जो है कि बांग्लादेशी लोग त्रिपुरा वाले क्षेत्र में प्रवेश कर गए। तो जो क्षेत्र या जो समुदाय पहले से ही अपनी घटती हुई जनसंख्या को लेकर चिंतित था, अपने अधिकारों को लेकर चिंतित था, उसके सामने एक और विकट स्थिति उत्पन्न हो गई कि आखिर हम क्या करें, कैसे अपनी जनसंख्या को बढ़ाएं। खैर, ये सभी चीजें चलती रहीं, लेकिन कई संगठित रूप में उन्होंने ये आवाज नहीं उठाई कि नहीं, हमारे लिए कोई अधिकार क्षेत्र का कोई एक राज्य बनाओ। आपको पता है 21 जनवरी 1972 को इसको राज्य के रूप में बना दिया गया। यहाँ की जो विधानसभा सीट हैं वह 60 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है मात्र त्रिपुरा। अब यहां तक हमने बेसिक समझ लिया, अब समझते हैं कि आखिर क्या हुआ है और कैसे यह मांग उठी है, फिर समझेंगे चुनौतियां क्या क्या हैं। त्रिपुरा राज परिवार से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति हैं जो राजनेता भी हैं, काफी बड़ा नाम है इनका, प्रद्योत किशोर मानिक ने हाल ही में त्रिपुरा के अंदर एक अलग राज्य के रूप में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग रखी है। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग का मतलब है, इन्होंने कहा है कि जो त्रिपुरा है उसमें से एक हिस्से को ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के रूप में, राज्य के रूप में बनाया जाए। प्रद्योत मानिक जो है, इनकी पकड़ यहाँ की राजनीति पर काफी ठीक ठाक है। ये पहले त्रिपुरा कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे प्रेसिडेंट भी थे, हालांकि कई महीने पहले इन्होंने रिजाइन दे दिया। इन्होंने कहा कि त्रिपुरा लैंड मांग इसलिए होना चाहिए, इसका निर्माण इसलिए होना चाहिए ताकि जो त्रिपुरी समुदाय के लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, जो त्रिपुरी समुदाय के लोग हैं जो कि त्रिपुरा में भी बिखरे हुए हैं, कई त्रिपुरी समुदाय के लोग असम में हैं, मिजोरम में हैं और बांग्लादेश में भी हैं, और इनका कहना है कि ये जो त्रिपुरी समुदाय के लोग हैं इनके संरक्षण के लिए, इनके सामाजिक संवर्धन के लिए, साथ ही साथ इनके जो जनसंख्या घटती जा रही है, इन सभी चीजों के लिए एक क्षेत्र बनाया जाए जो कि त्रिपुरा के राज्य में ही बनाया जाए, और उसी को इन्होंने नाम दिया है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। ये कौन सा एरिया होगा, इन्होंने अभी इसका डिमार्केशन नहीं किया है, कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कैसे कर सकते हैं, उनके पास कोई अथॉरिटी तो है नहीं। हाँ, इनसे प्रस्ताव पूछा जा सकता है जब केंद्र सरकार बात करेगी कि आखिर कौन सा एरिया होना चाहिए, लेकिन वो अगला चरण है। कुल मिलाकर इन्होंने कहा है कि एक ऐसा इलाका, एक ऐसा क्षेत्र बनाइए जिसमें त्रिपुरी समुदाय के हर जगह से लोगों को वहां पर लाकर रखा जा सके, क्योंकि बाहर उनके साथ कई तरह के अन्याय हो रहे हैं, यह मुद्दा यहां पर है। अब यह जो इन्होंने कहा, तो यहां पर इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा की एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जो लंबे समय से त्रिपुरा लैंड की मांग करती आई है। तो ये जो पार्टी है जिसका नाम है इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, यह जो पहले से ही क्या कर रही थी, त्रिपुरा लैंड की मांग कर रही थी, और अब इन्होंने प्रद्योत ने क्या किया है, प्रद्योत मानिक ने क्या किया है कि उसको और विस्तृत कर दिया है और कहा है कि यह जो क्षेत्र होगा यह त्रिपुरा लैंड नहीं होगा, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होगा। आप कहेंगे कब से मांग की जा रही है, तो अगर इसके बड़े स्वरूप को देखें, वर्ष 2017 में यहां पर एक बड़े आंदोलन हुए और यहां त्रिपुरा लैंड के लिए कई आंदोलन हुए। उसके बाद जब यहां पर चुनाव हुए तो वहां पर चुनाव में भी मुद्दा क्या था कि हमें क्या करना है, अगर यह IPFT जीत कर आती है तो क्या करेगी, त्रिपुरा लैंड का निर्माण करेगी या उसके लिए जो है कि कार्य करेगी। यह बात पहले से ही हो चुकी है। वर्तमान समय में यह जो पार्टी है जिसने जो है कि त्रिपुरा लैंड की मांग की थी, ये बीजेपी के साथ वहां गठबंधन में है। बीजेपी के पास यहां पर 36 सीटें हैं, 8 सीटें जो हैं IPFT के पास हैं, जिसने कहा था कि हम क्या करेंगे, त्रिपुरा लैंड की मांग। चूंकि इनके पास सीटों की संख्या कम है, इनका जो राजनीतिक कद है वो कम है, कमजोर पड़ा था, ऐसे में ही क्या किया गया है, एक तरह का पॉलिटिकल फायदा उठाते हुए और जो पहले से ही जो मुद्दे थे उनको नए सिरे से दिखाने का प्रयास
प्रयास क्या किया है, प्रद्योत मानिक ने किया है, और उन्होंने कहा कि ग्रेटर जो है कि त्रिफलालैंड बनना चाहिए। वर्ष 2018 के चुनाव के समय आईएफटी ने इसी मुद्दे पर अर्थात त्रिफलालैंड के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उस समय त्रिफलालैंड सिर्फ त्रिपुरा में रह रहे लोगों के लिए एक राज्य की मांग कर रहा था, लेकिन जो प्रद्योत ने मांग की है उसमें कहा है कि कहीं पे त्रिपुरी समुदाय के लोग रह रहे हैं उनको यहां पर लाकर क्या किया जाए, बसाया जाएगा। ग्रेटर त्रिफलालैंड के अंतर्गत 6वीं अनुसूची की स्वायत्त जिला परिषदों के लोगों को और अधिक लाभ होगा, यह इन्होंने कहा। इनका कहना है कि जो स्वायत्त जिला परिषद हैं उनके होने के बावजूद भी यहां के लोगों को कम अधिकार मिले हैं। अगर हम ग्रेटर त्रिफलालैंड की मांग को मनवा लेते हैं तो हमें अधिक अधिकार मिलेंगे। इनके मांग के पीछे तर्क यह भी बताया जा रहा है कि यहां पर एनआरसी लागू नहीं किया गया है, यहां पर कई प्रकार के डेमोग्राफिक चेंजेस आए हैं, और उन डेमोग्राफिक चेंजेस में यह है कि यहां के जो त्रिपुरी समुदाय के लोग थे, जो मूल लोग हैं, उनकी संख्या तेजी से घटी है। तो इनका कहना है कि जब वह अपनी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहेंगे तो वह अपना विकास कर सकेंगे। और यहां पे कहना यह है कि दरअसल हर जो जनजाति समुदाय है, हर वर्ग का जो है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे संविधान में लिखी है, और उसी के आधार पर उन्हीं के संरक्षण के लिए राज्य के एक हिस्से को ग्रेटर त्रिफलालैंड के रूप में बनाया जाए। यहां पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इसके लिए कोई विद्रोह का मार्ग नहीं अपना रहे, ना ही अलगाववाद का मार्ग अपना रहे, जैसा कि आपने नागालैंड, मणिपुर, असम वाले क्षेत्रों में देखा हो। इन्होंने कहा है कि हम संवैधानिक और वैधानिक प्रक्रिया से आगे बढ़ेंगे। इस समय जो प्रद्योत मानिक हैं वह नेतृत्व कर रहे हैं त्रिपुरा पार्टी का, जिसका पूरा नाम है द इंडिजिनस पीपल्स रीजनस अलायंस, अर्थात यहाँ के राजनीतिक दलों को मिलाकर क्या किया है, इन्होंने त्रिपुरा नाम का एक जो है कि राजनीतिक दल बनाया। भविष्य में यहाँ पे कई अन्य पार्टियां इसमें मिलने के लिए तैयार भी हो चुकी हैं। इस तरह आने वाले समय में यह क्या होगा, न सिर्फ एक चुनावी मुद्दा होगा, बल्कि जो आंदोलन अभी किसी छोटे मोटे क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, कुछ सभाओं में दिखाई दे रहा है, यह मांग बढ़ेगी। अर्थात जो मांग प्रारंभ हो गई है यह जब तक किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेगी कि बनना है या नहीं बनना है, जैसे यूपी के संदर्भ में हम लोगों ने देखा था कि राज्य को 4 हिस्सों में बांटा जाए, 3 हिस्सों में, इस प्रकार की, लेकिन फिर अभी मांगे नहीं उठती, तो यहां पर भी एक मांग उठी है। बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल जो आईपीएफटी है, इसने भी अब इसको समर्थन दे दिया है और कहा है कि हमें क्या करना है, हम तो पहले से मांग कर रहे थे, यह जरूर होना चाहिए। प्रश्न आएगा कि क्या यह जो मांग मान ली जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, दरअसल है क्या, अगर हम मांग मान भी लेते हैं तो कुछ चुनौतियां हमारे सामने बनी रही। जैसे कि आपको पता है कि जो मिजोरम वाला क्षेत्र, असम वाला, मेघालय वाला, इसके भी कुछ हिस्से 6वीं अनुसूची के अंतर्गत जो स्वायत्त परिषद हैं, जैसा कि त्रिपुरा में भी है, ऐसे ही स्वायत्त परिषदें वहां पर, फिर वहां पर भी ये होगा कि हमें भी क्या करो, अलग करो, हमें भी अलग राज्य बनाओ। तो इस तरह से जो 6वीं अनुसूची के हमारे प्रावधान है वह क्या हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो अन्य स्वायत्त परिषद, जिला स्वायत्त परिषदें होती हैं, इनके भी चुनाव होते हैं, इनके पास भी कई तरह के अधिकार हैं, जिससे यह अपने अगर मजबूत इच्छा शक्ति से कार्य करें तो यह क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जो डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं उसको रोक सकते हैं। इसलिए सिर्फ इस आधार पर कि क्या है कि जो त्रिपुरी समुदाय के लोगों को एक स्थान पर लाकर बसाया जाएगा, बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं होता, क्योंकि इससे क्या है, जो पूर्वोत्तर पहले से ही अलगाववाद की समस्या का सामना कर रहा है, उसमें अलगाववाद और बढ़ेगा। और साथ ही साथ जो आपको पता है त्रिपुरी समुदाय के लिए हो रहा है, तो अन्य जनजातियां हैं, तो जनजातियों में क्या होगा, तनाव बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा। और जो हमने राज्यों को बनाने के प्रशासनिक आधार बनाए हैं कि उसमें पिछड़ापन होना चाहिए, विकास का आधार, बहुत सी चीजों को हम लोग लेकर तब जो है कि क्या करते हैं, राज्य बनाते हैं, वो भी क्या होंगे, कमजोर होंगे। तो कुल मिलाकर आवश्यकता ये है कि जो यहाँ पे जेन्युइन कंसर्न है वह यह है कि इनकी जनसंख्या, इनके विकास के लिए क्या किया जाए, सरकार के द्वारा कदम उठाया जाए। उसके लिए राज्य का निर्माण ही करना यहां पर कई तरह की समस्याओं को उत्पन्न कर देगा। अर्थात हम एक समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, अन्य समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आई होप आप समझ पाए होंगे कि पूरा मुद्दा है क्या। अब हम बात करते हैं क्वाड के विषय में। हाल ही में क्या हुआ है, क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, वर्चुअल बैठक थी,
और यह जो कि तीसरी मंत्री स्तरीय वर्चुअल बैठक यह आयोजित की गई है। आपको पता है कि जो क्वाड है ये है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जो आपने देखा होगा हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है, इसमें अगर उपस्थिति देखें तो आपको जापान की दिखाई देगी, ऑस्ट्रेलिया की दिखाई देगी, अमेरिका की दिखाई देगी और भारत की दिखाई देगी। तो इन सबों ने मिलकर क्या किया है, एक ग्रुप बनाया है जिसको बोला जाता है क्वाड। और ये जो क्वाड है यह प्रयास करता है कि जो इंडो पैसिफिक वाला एरिया है उसमें क्या रहे, शांति बनी रहे, स्थिरता बनी रहे, उसमें किसी भी प्रकार की आक्रामकता ना बढ़े। तो थोड़ा सा क्वाड के विषय में समझ लेते हैं, फिर हम वर्चुअल बैठक पर फिर से आएंगे। देखिए, क्वाड 4 देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का एक समूह है और ये क्या करता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाने के लिए, कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कहे ये साथ में आए हैं। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ समुद्री भागों को आपको पता है कि इसको लेकर चाइना के साथ डिस्प्यूट होता रहता है। और यह जो डिस्प्यूट है यह सिर्फ जो है कि एक देश के साथ नहीं है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में 38 देश हैं जो विश्व के क्षेत्रफल का 44% का नेतृत्व करते हैं, तो उनके लिए भी क्या होता है, कंसर्न बन जाता है। और इसी के कारण जो है कि आधिकारिक तौर पर जो क्वाड है भले ही बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं देता हो, लेकिन कई तरह से लेकर यह चाइना पर नियंत्रण रखता है। हालांकि इसी क्वाड के कारण कई बार रूस ने जो है कि हमारी आलोचना भी की है, अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें समझ लिया। अब फिर से हम लोग वर्चुअल बैठक पर चलते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ते हुए हम बढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी जो कि वर्चुअल बैठक आयोजित हुई है, तो इसमें कौन भाग लेंगे, स्वाभाविक विदेश मंत्री जयशंकर जी ने इसमें हिस्सा लिया है। और इस समय जो चीन और भारत की बाउंड्री पर एक प्रकार का तनाव बना हुआ है जिसमें धीरे धीरे कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इसको अहम माना जा रहा है। यहाँ के भविष्य की रणनीति क्या हो सकती है, इस पर बातचीत की गई है। इस मंत्रिस्तरीय बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते समुद्री खतरे पर चिंता व्यक्त की गई है और यह कहा गया है कि ये जो इंडो पैसिफिक वाला एरिया है यहाँ पर मुक्त और खुला जो है कि क्षेत्र की रणनीति को हमें आगे बढ़ाना होगा। साथ ही साथ इसमें जो है कि क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, कानून के शासन, पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता आदि के विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के संबंध में भी एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराएगी। स्वाभाविक है, जब यह सभी चीजें आप चाइना से कहेंगे तो चाइना क्या होगा, नाराज होगा। और इसी के कारण उसने कई बार कहा है कि यहाँ पर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान उसको घेरने का प्रयास करते हैं और कई बार चीन की इस बात का समर्थन रूस भी करता आया है। इसके अतिरिक्त क्वाड समूह के सदस्यों ने राजनीतिक लोकतंत्र, अब देखिए वहां पर लोकतंत्र है ही नहीं चाइना, तो क्या करेगा, हमारी आलोचना हो रही है, वो समझेगा ऐसा। राजनीतिक लोकतंत्र, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था और बहुलवादी समाज के रूप में अपनी साझा विशेषताओं को भी रेखांकित किया। अब जैसे ही आप जो है कि बहुलवादी समाज की स्थापना की बात करते हैं, इसके विषय में चर्चा करते हैं, तुरंत चाइना का एंटीना कहां जुड़ जाता है, उइगर समुदाय के साथ, और उसके ऊपर उइगर समुदाय के मानवाधिकार हनन का आरोप है। सदस्यों ने माना कि वैश्विक बदलावों के चलते हुए ग्रुप के सदस्यों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है जिससे इंडो पैसिफिक वाले क्षेत्र में इन चीजों को रोका जा सके। वहीं भारत के विदेश मंत्री ने म्यांमार के हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा करके वहां पर कानून के शासन और लोकतंत्र की बात की दोहराई है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम जो है कि म्यांमार में अब सामने आकर कह रहे हैं कि वहां पर जो है कि जो सेना है उसको क्या करना चाहिए, लोकतंत्र की बहाली करना चाहिए। वर्ष 2018 में सांग्रीला डायलॉग में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र को एक भौगोलिक सिद्धांत प्रदान करता है, न कि यहाँ कुछ देशों की विशेष रणनीति पर बल देता है। कुल मिलाकर भारतीय प्रधानमंत्री का इशारा क्वाड की तरफ था, जिसे भारत सहित कुछ देशों ने मिलकर एक विशेष रणनीति के तहत बनाया। उद्देश्य हमारा यह है कि हमें क्या करना है, किसी भी देश को काउंटर नहीं करना है, पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता और लोकतंत्र और साथ ही साथ कानून के शासन को बनाए रखना। आपको पता है कि जो ये क्वाड की भूमिका है, इसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का आता है। और इन्होंने ही क्या किया था, इस क्षेत्र में बढ़ते
बढ़ते भू राजनीतिक और भू रणनीतिक चिंताओं के मद्देनजर 2007 में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व के साथ मिलकर रणनीतिक की वार्ता के रूप में क्वाड नाम का एक अनौपचारिक समूह की शुरुआत की थी। वर्ष 2008 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस ग्रुप से बाहर हो गया क्योंकि चाइना का उस पर दबाव काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन पुनः वर्ष 2017 से भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर क्वाड 2.0 को फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं और उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्वाड मार्च में कोरोना वायरस को लेकर भी क्वाड की मीटिंग हुई थी। इसमें पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को भी शामिल किया गया था। आई होप आप समझ पाए होंगे क्वाड क्यों चर्चा में बना हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।